नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो कि या कह सकते हैं कि एक नियम, क्योंकि ऑब्वियसली फ़िज़िक्स में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट नियम हैं। तो कुछ तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, कुछ ये बच्चों ने मांगा मुझसे, कमेंट किया कि बायो सेवर्ट नियम भी बता दीजिए मैम। तो मैं ये लेकर आई हूँ बहुत ईजी वे में, मतलब एक बार में आपको समझ में आ जाए इस तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनाने में कि हाँ इस टाइप से आपको किस तरीके से समझाऊं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और किसी न किसी सेट में ज़रूर फंसने वाला है। तो हो सकता है कि ये आप ही के सेट में फंस जाए। सो किस तरीके से आप लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इसको पढ़ने की बजाय आपको एक ये समझाना चाहूँगी कि जिसके थ्रू आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए, ताकि आपको जो मेन चीज़ है वो आप एग्ज़ाम में लिख सकें। सबसे पहले क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक होते हैं जो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, मान लीजिए कोई चालक है, कोई तार है, ठीक है, मान लीजिए ये तार है, अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो उनका ये सोचना था कि इसके आसपास, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ठीक है। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। तो वो ये सोच रहे थे कि कहाँ कितना रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चुंबकीय बल हो यहाँ से यहाँ कहीं और चला जाएगा, मतलब बहुत दूर तक रहेगा, नहीं, एक सीमित क्षेत्र तक रहता है। तो उन्होंने एक छोटे से जो वायर था, एक वायर लिया, उसके छोटे से एक टुकड़े का, मतलब यहाँ से मान लो यहाँ तक का, उन्होंने सोचा कि इतनी दूर का ही हम चुंबकीय बल निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलता है, कितना आता है, किस तरीके से। अब वो ये सोचे कि इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो वही जो तरीका उन्होंने बताया है वही है बायो सेवर्ट का नियम। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, किसी चालक के, ये है चालक, किसी चालक के चारों ओर, इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके उत्पन्न क्या है, इसमें यहाँ चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, मतलब बस इतना ही लिखना है कि इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम बनाया, एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। एक बार फिर से, बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक है, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम बनाया, या संबंध में एक नियम मतलब एक नियम प्रस्तुत किया कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। याद हो गया, बहुत ईजी इसकी परिभाषा है। सन 1820 ईस्वी में ये हुआ था। ये ईस्वी, इसे सन इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कई बार आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो सन आपको बहुत सारे दे दे, तो उसमें से आपको देखना रहेगा। तो ये 1820 में ये हुआ था, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये बहुत कई सारे प्रयोग किए कि किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको हम। तो उनमें से उनका जो प्रयोग जो सफल हुआ वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो अब हम इसको प्रयोग को समझेंगे। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या बताया, यह बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई, मतलब ये जो धारावाही, ये जो है, इसके अल्पांश, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ली है हमने, तो इसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, इतनी लंबाई को डेल्टा एल से, जैसे यहाँ से यहाँ किया हमने, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर, अब मान लो यहाँ से देखते हैं कि कहीं मान लो यहाँ पे P एक बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस पे क्या होगा, यहाँ तक मान लो इसके आसपास इतना क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो हम यहाँ बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट किया हमने, डेल्टा B से। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का P एक बिंदु है, जहाँ तक की मतलब चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा B से डिनोट कर रहे हैं। और ये है डेल्टा L, ये इसकी लंबाई डेल्टा L, ये है डेल्टा B, और ये है P एक बिंदु, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, इसकी लंबाई जो है वो है R। तो आप लोग को पता है इसकी जो दूरी होती है, दूरी जो है वो R से डिनोट करते हैं हम। तो R से हमने इसको डिनोट कर दिया। उसके बाद क्या है ये किन बातों पर निर्भर करती है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको इसमें 4 बातों पर निर्भर करेगी। पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 इसमें कंडीशन मतलब 4 बातें हैं जिन पर निर्भर करेगी। तो ये आप शुरू में लिखेंगे कि कुछ बातों पर, निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब उनमें से कौन कौन सी बातें हैं वो दिखा दूँ आपको पहले मैं। तो ये हमारा है, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये किन बातों पर निर्भर करता है? मान लो चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। धारा मतलब आई, हमें किसका निकालना है? डेल्टा बी। तो ये क्या पूछ रहा है? क्या किसी बिंदु P पर, मतलब यहाँ पर P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डेल्टा B है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है? तो उसमें किन बातों पर निर्भर करेगा? मतलब डेल्टा B तो आना ही आना है हमारा प्रोपोर्शनल में, ठीक है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो ये किसके समानुपाती होगा वो हम देख लेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन में इसको समानुपाती रखा गया है, एंड तीसरी कंडीशन में व्युत्क्रमानुपाती है, तीसरी कंडीशन में भी समानुपाती है और चौथी कंडीशन में व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हमें 3 कंडीशन में ये समानुपाती ही रहेगा। ये याद रखना कि तीनों कंडीशन में क्या होगा? समानुपाती होगा। अब किसके होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और चौथी कंडीशन में ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब एक बार व्युत्क्रमानुपाती होगा और 3 बार समानुपाती होगा। अब कंडीशन देख लेते हैं हम। हमारा जो कंडीशन है वो क्या है? डेल्टा बी जो है वो किसके, विद्युत धारा। सबसे पहले तो इसमें हम एक विद्युत धारा आई जो है, जो बह रही है, तो ये किसके होगा? आई, डेल्टा बी जो है वो किसके समानुपाती होगा? आई के, मतलब जो धारा बह रही है हमारी वो। तो ये पहला हो गया कंडीशन। दूसरा हमारा डेल्टा बी फिर से किसके समानुपाती होगा? तो इसके, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो खंड लिया है हमने, जिनके बीच हमें निकालना है कि कितना चुंबकीय यहाँ से कितने बल है। तो ये जो दोनों ये हमने लिया है, एक चालक खंड की लंबाई, जो ये पूरी लंबाई है खंड की, जिसमें हमको ज्ञात कर रहे हैं एक तरीके से आप कह लो। तो इसमें 3 ही चीज़ें हैं, डेल्टा एल है, डेल्टा बी है और ये आई है। तो ये तीनों है, तो इसी को हम समानुपाती ले रहे हैं। किसके? एक बार धारा के, एक बार एल के, एक बार धारा के ले लिया, तो अब एक बार हम डेल्टा एल के समानुपाती ले लिए। अब तीसरी बार किसके लेंगे? डेल्टा एल क्या है? चालक खंड की लंबाई है, ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा एल क्या है? चालक खंड की लंबाई है। हमें इसे पहला और समीकरण और ये दूसरा समीकरण हमारा। और तीसरा क्या है? यह चालक खंड तथा बिंदु P, चालक खंड, यह है चालक खंड तथा बिंदु P के बीच में हमारा एक कोण भी बनता है, ये है थीटा। ठीक है, क्या कोण बनता है? एक कोण, इसके और इसके बीच में एक कोण बनता है, वो है थीटा। तो ये जो है खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। मतलब इसको साइन थीटा ले लेते हैं हम। ये जो है ये क्या है? साइन थीटा है। तो साइन थीटा के अगर समानुपाती कर लेंगे हम, तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया? पहले हमने सिर्फ इसी के थ्रू आपको बनाना है। फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें हमारा जो डेल्टा बी है वो धारा के समानुपाती होगा, आई के। फिर सेकंड कंडीशन में यही डेल्टा बी हमारे डेल्टा एल के समानुपाती होगा। फिर थर्ड कंडीशन में यही डेल्टा बी हमारे साइन थीटा के समानुपाती होगा। तो ये 3 समीकरण हमारे बन गए, तीनों समीकरण आपको लिखने हैं। फिर चौथा हमारे समीकरण एक बनाना है, क्योंकि 4 कंडीशन आपको याद रखनी है कि बायो-सेवर्ट के नियम में 4 कंडीशन थी। तो वो चौथी कंडीशन क्या होगी? यह होगी कि यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके पहले तीनों में समानुपाती था, अब हमें व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? चालक खंड के बिंदु P के दूरी। जैसे चालक खंड के बिंदु P के बीच की दूरी, ये चालक खंड है और ये बिंदु P है, इसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो इसके वर्ग के, आई थिंक बीच की दूरी के वर्ग के, हाँ, इसके r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, में आ जाएगा और ये r²। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा समीकरण तैयार हो गया। ये 4 समीकरण तैयार हो गए। इस तरीके से आपको ये इतना तक लिख लेंगे अगर आप, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। बट मैं इसके आगे आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद हम इन चारों समीकरणों को मिला लेंगे। ठीक है, तो चारों समीकरणों को मिलाने पर क्या होगा? डेल्टा बी, यहाँ पे आई पहले आ जाएगा, फिर डेल्टा एल आ जाएगा, सब इनटू में आएंगे। ठीक है, फिर साइन थीटा,
ठीक है, साइन थीटा ये आ गए। अपॉन में हमें आर का स्क्वायर लेना है, आर का स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज़ मैंने उतारा है, इसमें कुछ भी मैंने अभी किया नहीं है। तो ये हो गया। तो ये समानुपाती जब ये हमारा हटेगा, क्योंकि ये तो हटाना पड़ेगा ना, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू, जब समानुपाती हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब साथ में मिला के आपको लिखना है बिल्कुल इसमें। तो फिर अब ये इसको हटाना है हमको, यहाँ तक आपको पूरा एज इट इज़ समझ में आ गया, इसको उतार देना है। उसके बाद इसको हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब ये हटेगा तो समानुपाती का जो चिन्ह है ये हमारा हटेगा जब, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये वाला पोर्शन हम एज इट इज़ उतार देंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब आपको अगर पूछता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होगा, तो इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर। क्योंकि ये धारा है तो एम्पियर से होता है, तो एम्पियर से हम इसको नापते हैं, तो एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका वो हो गया मान। तो अगर ये पूछता है तो ये देंगे, ये नहीं तो ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ तक आएगा, तो ये आपका आंसर में यहाँ तक आ जाएगा। अगर मान लो आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को भूलिएगा मत, ये आप लिखेंगे, ये इतना लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसको तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो मैंने आपको रफली बता दिया। तो ये मैंने तरीके से, ये यहाँ पे देखिए ये सारे दिए हैं समीकरण चारों। उसके बाद यहाँ पे मैंने चारों समीकरण को मिलाया है। चारों समीकरण को मिलाने पर इस तरीके से लिखा है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और समझना होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जाने से पहले लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।